नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपको मार्क करवाने जा रहा हूँ एक ऑडिट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स। इसका वेटेज लगभग 20 मार्क्स रहता है। न्यू कोर्स में भी है और ओल्ड कोर्स में भी है। न्यू कोर्स में चैप्टर नंबर 18 है और ओल्ड कोर्स में है चैप्टर नंबर 22। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। 20 में से 20 मार्क्स नहीं मिल पाते क्योंकि अपन कुछ लाइन मिस कर देते हैं। स्टडी मैट में इंस्टीट्यूट खाली क्लोज नहीं लिखता, जैसे क्लोज का कोई क्वेश्चन आया तो खाली क्लोज लिख के आंसर नहीं देता इंस्टीट्यूट, उसकी कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी लिखता है। तो आज मैं पूरा का पूरा आपको स्टडी मैट से प्रोफेशनल एथिक्स मार्क करवाऊंगा। अगर आपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, एक बार इसके स्टडी मैट से जो मैं मार्किंग करवाऊँ ये रीड और कर लेना, ताकि कभी कोई न्यू क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसको आराम से टैकल कर सको। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने बताया आपको वेटेज लगभग 20 मार्क्स रहता है। 15 to 16 मार्क्स तो हमेशा आता ही है, बाकी 20 मार्क्स तक इस चैप्टर का एवरेज वेटेज रहता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स 18, चैप्टर नंबर 18 आप न्यू कोर्स में खोल लो और चैप्टर 22 ओल्ड कोर्स में। सेम चैप्टर है दोनों में, ओल्ड और न्यू में, बस चैप्टर नंबर का फ़र्क है। स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर की मार्किंग। तो सबसे पहले आप मार्किंग कर लो इसमें, यहाँ पे आ जाओ आप पेज नंबर 18.3 पे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, फिर भी मार्किंग कर लो। और इंस्टीट्यूट मोटो, अपने इंस्टीट्यूट का जो मोटो है, या एशा सुप्तेषु जागृति, इसको मार्किंग कर लो। एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए आपको। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। 18.6 पेज नंबर पे फंडामेंटल प्रिंसिपल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, नवंबर 2016 में आया था लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन। तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल बता रखे हैं कोड ऑफ एथिक्स के आपके। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इनका अंदर का कुछ मटेरियल अपन को याद करना है, वो देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। shall not associated with information where information is false or misleading, provided negligently, omits required information। अब आप आ जाओ नीचे ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में आप मार्क कर लो नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। इसके बाद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, इसमें मार्किंग आप कर लो मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, एक्ट डिलीजेंटली, सर्विंग क्लाइंट्स विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मेंटेनिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस रिक्वायर्स कंटिन्यूइंग अवेयरनेस, diligence, टेक रीजनेबल स्टेप्स इन कंप्लाइंग विद प्रिंसिपल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, टेक रीजनेबल स्टेप्स। ये मार्किंग कर लो। इसका अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं। ऊपर वालों का तो नहीं बनेगा लेकिन इसका बन सकता है। अब अपन आते हैं नीचे कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्क्लोज्ड बाई क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, not disclose confidential information outside firm or employing organization unless there is a legal or professional duty to disclose, not use confidential information for personal advantage, not use or disclose any confidential information after relationship has ended। ये इसमें मार्किंग कर लो कॉन्फिडेंशियलिटी में कुछ पॉइंट्स। इसके बाद आगे आ जाओ। Following are circumstances where professional accountant required to disclose confidential information। कहाँ कहाँ वो डिस्क्लोज कर सकता है, कहाँ कहाँ डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाई लॉ, इसके अलावा परमिटेड बाई लॉ एंड ऑथराइज बाई क्लाइंट, प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, टू कंप्लाई विथ पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू, टू रेस्पॉन्ड टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, टू प्रोटेक्ट द प्रोफेशनल इंटरेस्ट, टू कंप्लाई विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। इन केस में डिस्क्लोज कर सकता है। ये मार्किंग कर लेना, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। ये नई चीज़ें ऐड हुई हैं इस बार, पहले नहीं थी ये नई चीज़ें ऐड हुई हैं। थियरी का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, कभी कभी आ जाता है। जैसे 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं 20 मार्क्स में, तो एक क्वेश्चन थियरी का भी आ जाता है, डायरेक्टली थियरी का क्वेश्चन। बाकी इसमें MCQ भी बन सकते हैं।
इसके बाद इसमें एक पॉइंट और मार्किंग कर सकते हो, इन डिसाइडिंग वेदर टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड कंसिडर द फॉलोइंग। क्या क्या उसको कंसिडर करने पड़ेंगे, तो 4 चीज़ें कंसिडर करके डिस्क्लोज कर सकता है। वेदर इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी अफेक्टेड, वेदर ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज नोन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू whom इट इज एड्रेस, वेदर एड्रेस आर अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट। ये आप इसमें मार्किंग कर लो। जैसे इतना काम करनी है 3 वाला पॉइंट, इसको सी कैटेगरी भी डाल सकते हो, फिर पढ़ना चाहो तो ये मार्किंग वाला पढ़ लेना। ऊपर वाले तो काम के हैं। अब आ जाओ आप नीचे, प्रोफेशनल बिहेवियर में कंप्लाई विथ प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर, रेलिवेंट लॉस एंड रेगुलेशंस, बस। अब कुछ मार्किंग नहीं करनी इसमें। अब आ जाओ आप थ्रेट्स इवोल्यूशन ऑफ थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स। इसका क्वेश्चन आ भी चुका, थ्रेट्स वगैरह का। देखो थ्रेट्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉल इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। कुछ कैटेगरी में बांट रखे हैं थ्रेट्स। इसका एमसीक्यू भी बन चुका है, 2-3 बार एमसीक्यू भी आ चुका है एग्जाम में, और पूरा बड़ा क्वेश्चन भी आ चुका है। तो थ्रेट्स के बारे में दे रखा है, ये पूरी टेबल आपको पढ़नी है, पूरी टेबल याद रखनी है। 5 तरह की थ्रेट्स दे रखी हैं और इनकी डेफिनेशन दे रखी है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। ये पूरी टेबल ही पढ़नी पड़ेगी, इसको टेबल में समझा रखा है। अब सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं, इस सर्कमस्टांसेस का भी एक का क्वेश्चन आ चुका। सर्कमस्टांसेस में सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का दे रखा है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अनड्यू डिपेंडेंस, क्लोजर बिजनेस रिलेशनशिप, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसिंग ए क्लाइंट। इन्होंने खुद ने हाईलाइट कर दिया कीवर्ड यहाँ पे इसमें, एक पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में लोन टू और फॉर्म एन एश्योरेंस क्लाइंट, एक्सेस टू कॉर्पोरेट एसेट फॉर पर्सनल यूज, ऑफर्ड ए गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम सप्लायर, पार्टिसिपेटिंग इन इंसेंटिव कंपनसेशन। बस इतना सा याद कर लेना, याद करना चाहो। एडवोकेसी थ्रेट में भी याद करना हो एग्जाम्पल, प्रमोटिंग शेयर इन एन एंटिटी, लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स। बस इतना काफ़ी है। फैमिलियरिटी थ्रेट्स, क्लोज और इमीडिएट फैमिली रिलेशनशिप with director or officer of the client, with employee of the client, significant influence over subject matter of engagement, long association with audit client। बस ये कुछ फैमिलियरिटी थ्रेट के एग्जाम्पल है। इसके बाद इंटीमिडेशन थ्रेट, बीइंग थ्रेटन्ड विथ डिसमिसल और रिप्लेसमेंट, being pressure to agreed with judgment of client। बस इतना याद कर लेना। इसमें भी ये एग्जाम्पल रीड कर लेना एक बार, ये याद रख लेना थ्रेट कौन कौन सी होती है और इनके एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं, ये रीड कर लेना एक बार। अब अपन आते हैं नीचे, फालतू चीज़ें हैं, काम की नहीं है। अब आ जाओ मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट पे। पॉइंट नंबर 3 है मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन तो आया नहीं, लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट वगैरह में। एप्लीकेंट नेम शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर एंड सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप। इसके बाद है पार्टिकुलर्स टू बी इंक्लूडेड इन द रजिस्टर अबाउट एवरी मेंबर के बारे में क्या लिखा जाता है, जो भी सीए बनता है तो ये बता रखा है, नेम वगैरह, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इन नेम ऑफ रजिस्टर, वेदर मेंबर होल्ड सीओपी क्वालिफिकेशन एनी अदर पार्टिकुलर्स। ये आप पढ़ना चाहो तो एक बार पढ़ लेना, बाकी काम का नहीं है। अब आ जाओ डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप। डिसेबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप, ए पर्सन इज डिबार्ड फ्रॉम हैविंग इट्स नेम एंटर्ड इन और बोर्न ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एज फॉलोस। कौन कौन से पर्सन मेंबर नहीं बन पाएंगे? इफ़ ही एज नॉट अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, इफ he is of unsound mind, undischarged insolvent, discharged insolvent, has not obtained from court a certificate, convicted by competent court of an offence involving moral turpitude and punishable with imprisonment unless central government by order in writing removed the disability, if he has been removed from membership of the institute on being guilty of professional or other misconduct। इन केस में आपको मेंबरशिप नहीं मिल पाएगी। ये कुछ पॉइंट बता रखे हैं।
अब टाइप्स ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट, दो तरह के मेंबर होते हैं, आपको भी पता है, एसोसिएट मेंबर, फेलो मेंबर, ACA और FCA। एनी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर। इसके बाद फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेंबर्स शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर एज फेलो मेंबर। अब फेलो मेंबर कौन कौन से होंगे? एन एसोसिएट मेंबर कंटिन्यूस प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 5 years, member for a continuous period of not less than 5 years who possess such qualification equivalent to continuous practice of 5 years। तो ये एसोसिएट और फेलो मेंबर भी देख लेना एक बार। अब आ जाओ आप आगे, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्टर। कब नेम रिमूव कर दिया जाएगा रजिस्टर से? अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेड रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, उससे रिक्वेस्ट रिसीव होती है इस रिगार्डिंग, नॉट पेड प्रेस्क्राइब फीस, मेंबरशिप फीस पे नहीं करता, हु इज डिसेबल्ड एज पर सेक्शन 8। सेक्शन 8 में जो डिसेबल हो गया, सेक्शन 8 कौन सा अभी अपन देखा था ना, ये डिसेबिलिटी का। अगर ये सेक्शन याद रखना चाहो तो रख लेना सेक्शन 8, क्योंकि नीचे काम आ जाता है डिसेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ मेंबरशिप। तो यहाँ सेक्शन 8 के बारे में बता रखा है, कोई डिसेबल हुआ तो उसका नाम रिमूव हो जाएगा। अब आते हैं अपन रिस्टोरेशन, मेंबरशिप को रिस्टोरेशन कैसे करवाया जाएगा। तो दे रखा है, आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन मेड विद इन सेम ईयर ऑफ रिमूवल, रिस्टोरेशन अफेक्ट फ्रॉम डेट ऑन विच रिमूव फ्रॉम रजिस्टर, रिमूवल ऑफ नेम अंडर ऑर्डर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन वगैरह, रिस्टोरेशन एज पर सच ऑर्डर्स, अदर केस रिस्टोरेशन ऑन विच एप्लीकेशन एंड फीस इज रिसीव्ड। ये देख लेना एक बार। अगला, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी मेंबर। एनी पर्सन हु नॉट बीइंग मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट दैट ही इज मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट यूज द डिजाइनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट बट नॉट हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिप्रेजेंट दैट ही इज इन प्रैक्टिस, punishable on first conviction with fine up to ₹1000 and subsequent imprisonment extend to 6 months और फाइन 5000 और बोथ। पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी ए मेंबर, ये मार्क कर लो, इसका क्वेश्चन तो आया हुआ नहीं है लेकिन कभी आ सकता है कि कोई मेंबर नहीं है फिर भी मेंबर बताता है खुद को, या कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा लेकिन प्रैक्टिस करता है। तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। A practicing chartered accountant is a person who is a member of the institute and is holding certificate of practice, and includes such members of the institute who are deemed to be in practice, तो आते हैं significance of certificate of practice। इसका क्वेश्चन है significance of certificate of practice। इसमें मार्किंग आपको यहाँ से करनी है। A member who is not in practice is precluded from accepting engagement, to render service of any old of types, even though for doing so he does not require special qualification। The council is of the view that once person becomes member of institute bound by the provisions of Chartered Accountant Act, if he appears before income tax tribunal as an income tax representative, he could so appear only in his capacity as a chartered accountant and member of the institute. He could not set them at naught by contending that even though he continues to be a member of the institute and has been punished by suspension from practice as a member, he would be entitled to practice in some other capacity. A member have no other capacity in which he can take up such practice सेपरेबल फ्रॉम इज कैपेसिटी टू प्रैक्टिस एज ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। ये मार्किंग कर लेना। अगर COP है, अगर सस्पेंड हो गए तो आप फिर वो भी नहीं कर सकते बाकी चीज़ें भी, ऐसा नहीं बोल के कि हम बाकी चीज़ें तो कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। आप जो अपेयर होते हो ट्रिब्यूनल वगैरह के पास में, जो COP वाले अपेयर हो सकते हैं ट्रिब्यूनल वगैरह के सामने, वो भी आप नहीं कर पाओगे। इसके रिगार्डिंग दे रखा है, देखो यहाँ नट शेल में समझा भी रखा है इसने। चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज नेम रिमूव्ड for misconduct during such period of removal will not appear before the various tax authority or other bodies before whom he could have appeared in his capacity as a member of the institute। ये मार्किंग कर लेना। इसका पूरा क्वेश्चन बनता है, थियरी लिखनी पड़ती है पूरी की पूरी जो मैंने मार्किंग करवाई है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें।
cancellation and restoration of certificate of practice, COP, shall be liable to cancellation if name removed from register, council is satisfied, certificate was issued on basis of incorrect misleading information, member ceased to practice, member has not paid annual fees for certification of practice. When COP is cancelled, holders shall surrender the same to the secretary. अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं. मेंबर्स डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस. डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस कैसे माना जाएगा? ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, his consideration of remuneration received or to be received, engage himself in the practice of accountancy, offers to perform service involving auditing or verification of books, accounts or records, or holds himself out to the public as an accountant, render professional service or assistance in matters of principle or accounting procedure or certification of financial facts or data, render such other services as rendered by chartered accountant in practice. इन्हें डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा. इसके बाद ये रखा है यहाँ पे, काउंसिल हैज पास ए रेजोल्यूशन परमिटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू रेंडर एंटायर रेंज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस कर सकता है. अब उनमें कौन कौन सी चीज़ें का वर्ड है वो बता रखी है. Management consultancy and other service shall not include the function of statutory or periodical audit, tax representation for or advice concerning tax matters, or acting as liquidator, trustee, arbitrator or receiver, but shall include the following. क्या क्या इंक्लूड होंगे इसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विस में? इसमें देखो काफ़ी सारी लिस्ट दे रखी है, आपको सारी याद नहीं रखनी, कुछ कुछ याद रखनी है. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक प्रिपेयरिंग कैश बजट, एक मार्केट रिसर्च एंड डिमांड स्टडीज़, जो मार्क करवा रहा हूँ बस वही देखनी है आपको. पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. इसके अलावा एक्टिंग एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक्टिंग एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर. इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग डिजाइन एंड कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जॉब इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन ऑफ वर्कलोड्स. इसके अलावा एक्टिंग एज एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू including drafting of prospectus, preparation of publicity budget, advice regarding selection of ad media, brokers, investors etc. और इसके बाद है advice on the post issue activities, advice on the post issue activities. इसके अलावा activities of broking, however activities of broking, underwriting and portfolio management are not permitted. इसका क्वेश्चन भी बना हुआ है, इसको अच्छे से मार्किंग कर लेना. एक्टिविटीज ऑफ ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसमें कवर नहीं होंगी, परमिटेड नहीं होंगी. इसके अलावा एक्टिंग एज रिकवरी कंसल्टेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, एक्टिंग एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये और मार्किंग कर लो बस. इतने नाम आपको याद रखने हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और बाकी किसी पे नहीं बनेंगे, बाकी सब फालतू है. अब आ जाओ आप आगे कंटिन्यू करते हैं. कंपनीज नॉट टू एंगेज इन अकाउंटेंसी. नो कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और एल्सवेयर shall practice as a chartered accountant. Company shall include any LLP which has a company as a partner. If a company contravenes this provision, punishable with fine up to ₹1,000 and subsequent conviction of ₹5,000. ये मार्किंग कर लो आप. इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, मेंबर इन प्रैक्टिस प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग डेजिनेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसमें मार्किंग कर लो आप ये वाला पॉइंट. ए मेंबर कैन नॉट डिजाइनेट हिमसेल्फ एज ए कोस्ट अकाउंटेंट. ही कैन यूज द लेटर ACMA और FCMA आफ्टर हिज नेम. इसके बाद आ जाओ यहाँ पे. इट इज इम्प्रोपर फॉर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू स्टेट इन हिज प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स that he is income tax consultant, cost consultant,
कंपनी सेक्रेटरी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज नॉट एंटाइटल्ड टू यूज द डेजिग्नेशन कॉर्पोरेट लेयर, कॉर्पोरेट लेयर भी यूज़ नहीं कर सकता। मेंबर्स आर नॉट परमिटेड टू यूज द इनिशियल सीपी, इनिशियल सीपी भी यूज़ नहीं कर सकता ऑन देयर विजिटिंग कार्ड्स। ये भी यहाँ मार्किंग कर लो, इसका भी क्वेश्चन बन चुका। अदर डेजिग्नेशन वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। अब आते हैं मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस। If CA in practice or firm of CA has more than one office in India, each office should be the separate in charge of member of the institute. Failure on part of the member or firm having member in charge and separate member would constitute professional misconduct. However, exemption given to the member in hill areas subject to certain conditions. These conditions are allowed to open temporary office for a limited period not exceeding 3 months in a year. Regular office need not be closed during this period. Name board should not be visited at times other than office permitted to function. Temporary office should not be mentioned in letterheads, visiting cards or any other documents. Before commencement of every winter, obligatory to inform institute that it is opening temporary office, and after office is closed, intimation sent to the office of the institute. बस ये मार्किंग इसमें कर लो। आगे मार्किंग कर लो इसमें। चार्टर्ड अकाउंटेंट in charge of the branch should be associated with him either as a partner or a paid assistant. If he is a paid assistant, he must be in full-time employment with him. इसके अलावा a member can be in charge of 2 offices if they are located in one of the same accommodation. इसके बाद with regard to the use of name board, no bar in putting up name board in the place of residence of a member with designation of chartered accountant, provided it is a name plate or name board of individual member and not of the firm. Exemption may be granted to a member or firm to have second office without such second office being separate in charge, provided second office is located in the same premises in which first office is located, second office is located in the same city in which first office is located, or second office is located within a distance of 50 km from the municipal limits of the city in which first office is located. A member having 2 offices shall have to declare which one of the 2 offices is main office, which would constitute his professional address. इसमें इस वाले का क्वेश्चन आता है सेकंड वाले पॉइंट का, इसको अच्छे से देख लेना, बाकी तो ऊपर वाले एक आध बार आए हुए हैं, देखना चाहो तो देख लेना। ये था एक पॉइंट जो मैंने कवर करवा दिया। KYC नॉर्म्स फॉर CA इन प्रैक्टिस, इसका क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट में आया था लास्ट टाइम थियरी में, इसमें आपको मार्किंग करनी है। फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री ग्लोबली इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट्स विथ KYC norms. Council of ICAI issued such norms to be observed by members. KYC norms mandatory in nature. KYC norms approved by the council are given below. अगर क्लाइंट प्रोप्राइटर है तो जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेगा, जनरल इन्फॉर्मेशन नेम वगैरह, पैन नंबर वगैरह, और कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। कॉर्पोरेट एंटिटी है वही नेम एंड एड्रेस, इसके अलावा नेम ऑफ पेरेंट कंपनी और कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टाइप ऑफ एंगेजमेंट, कंपनी पैन नंबर वगैरह और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है वही सेम नेम एंड एड्रेस, पैन नंबर, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम ही पॉइंट है सब में, थोड़ा बहुत चेंज है, एक बार देख लेना। KYC नॉर्म्स थियरी में इसका क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन आते हैं आगे। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर कुछ काम का नहीं है, आपके CA बनने के बाद काम आ सकता है, अभी कुछ काम का नहीं है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैज बीन डिफाइंड इन पार्ट 1, 2, 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट 1 and 2 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। इसके अलावा अदर मिसकंडक्ट हैज बीन डिफाइंड इन पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड पार्ट 3 ऑफ द सेकंड शेड्यूल। अब अदर मिसकंडक्ट की मार्किंग कर लो। दीज प्रोविजंस एम्पावर द काउंसिल टू इंक्वायर इनटू एनी मिसकंडक्ट ऑफ अ मेंबर
even it does not arise out of its professional work, because chartered accountant is expected to maintain the highest standards of integrity even in his personal affairs, and any deviation even in his non-professional work would expose him to डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ये अदर मिसकंडक्ट का बता रखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, काफ़ी इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह। अब आते हैं अपन यहाँ पे एग्जाम्पल्स में। अदर मिसकंडक्ट के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसका भी क्वेश्चन आ चुका कि क्या क्या एग्जाम्पल है, इनको अदर मिसकंडक्ट माना जाएगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि यही माने जाएंगे, कुछ भी माना जा सकता है। अगर आप मान लो इंस्टीट्यूट को मेल कर देते हो कुछ उल्टा सुल्टा, या मान लो आप उनके अगेंस्ट में कुछ बोल देते हो, तो वो भी अदर मिसकंडक्ट में आ जाएंगे। तो कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको चुप रहना पड़ेगा। अब आते हैं अपन इसमें, where chartered accountant retains books and documents of the client and fails to return without reasonable cause, makes material misrepresentation, use service of article or audit assistant for purposes other than professional practice। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आर्टिकल की सर्विस अदर कामों में यूज़ लेता है, ऐसा काफ़ी होता है वैसे तो, लेकिन इसका कुछ नहीं होता, ये बस यहाँ के लिए अगर एग्जाम में आए तो ये लिखना पड़ेगा, वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ये इम्प्लीमेंट नहीं होता पॉइंट। आगे आते हैं, कन्विक्शन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ और एनी ऑफेंस, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी बाय ऑफिस बियर ऑफ रीजनल काउंसिल, नॉट रिप्लाइंग विद इन रीजनेबल टाइम एंड विदाउट ए गुड कॉज, सर्टेन असेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइंट were found in the almirah of chartered accountant, adopted coercive methods on a bank for having loan sanction on him। इसका भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है इस वाले पॉइंट का। तो ये कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दे रखे हैं, और भी काफ़ी सारे पॉइंट हो सकते हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं इसमें जो थर्ड पॉइंट है ये फालतू है वैसे, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो ये अदर मिसकंडक्ट में आएगा, वैसे कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, ऐसा काफ़ी चलता है फर्म्स में, वो उल्टा सुल्टा काम करवाते हैं। अब अपन आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स। टाइप्स ऑफ शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, ये आपको पूरा याद रखना है, इसमें नंबर वगैरह सब याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है, और 4 पार्ट में टोटल क्लोज हैं 12, 2, 3, 2, 12, 2, 3, 2। और सेकंड शेड्यूल में 3 पार्ट हैं, 10, 4 और 1, ये इसके क्लोज है। तो टोटल मिला के कितने क्लोज हैं? 34 क्लोज है टोटल, 34 क्लोज। ये आपको क्लोज नंबर वगैरह सब याद रखने पड़ेंगे इसमें, तो ही मार्क्स मिलेंगे पूरे। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, अगर 20 मार्क्स का मान लो चैप्टर आता है, आपको 20 आउट ऑफ 20 चाहिए, तो क्लोज वगैरह और जो मैं एक्स्ट्रा लाइन मार्क करवाऊंगा आपको सारी लिखनी पड़ेंगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, तो 4 क्वेश्चन ये शेड्यूल के ही आते हैं, फर्स्ट शेड्यूल या सेकंड शेड्यूल के 4 क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक क्वेश्चन जो ऊपर मैंने मार्किंग करवाई है ना इतनी सारी, उसमें आ जाता है। तो मेनली क्वेश्चन इन्हीं शेड्यूल वगैरह से आते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शेड्यूल। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1, फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है अपना। क्लोज वगैरह, अब इसमें सबसे पहले एक लाइन तो याद ही रख लेना, कॉमन लाइन है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब इसमें सबसे पहले क्लोज 1, ये पूरा याद रखना आपको एज इट इज, जितना अच्छा याद रखोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। ये अगर पूरा का पूरा एज इट इज लिख दोगे, तो मान लो क्लोज का 1 नंबर है, 1.5 नंबर है, 2 नंबर है, तो पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अपनी लैंग्वेज में लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एज इट इज लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद इस क्लोज में कुछ भी नहीं है, इसमें बस एक लाइन और लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, सेफगार्ड द पब्लिक अगेंस्ट अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट। अब वो क्लोज इंटेंडेड टू सेफगार्ड द पब्लिक अगेंस्ट अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट, बस ये एक्स्ट्रा लाइन है इस क्लोज की। ये लिख दोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन आया मान लो इस क्लोज का, तो 4 नंबर तभी मिलेंगे। अगर ये लाइन आपने मिस कर दी तो नहीं मिलते, ऐसा दिक्कत होती है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक किया हो, एथिक्स के क्वेश्चन देखे हो, तो 150 से 200 क्वेश्चन है उसमें हर में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिख रखी है, वो ये एक्स्ट्रा लाइन होती है। वो स्टडी मेट की उठाई है, कहीं और से नहीं उठाई। अब ये क्लोज 2 है, क्लोज 2 भी आपको पूरा याद रखना पड़ेगा जितना याद हो सके। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोशिश करना 80 to 90% मैच कर दो आप, 80 to 90% एज इट इज लिख दो आप। अब इसमें रेगुलेशन 53A है इस वाले क्लोज की। प्रोफेशनल बॉडीज इसमें कवर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, CMA, CS, CMA, बार काउंसिल, इनके साथ आप पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हो, जिनके साथ उसका बता रखा है। आर्किटेक्ट्स, एक्चुअरीज, इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो। और कुछ पर्सन से बता रखे हैं इसमें, वही है CA, CS, CMA, वही है मेनली। बस इसमें 1-2 चीज़ और आप मार्किंग कर सकते हो, MBA, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बस इतनी मार्किंग हो गई काफ़ी। इनके साथ आप पार्टनरशिप वगैरह कर सकते हो। अब आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसका भी एक आध बार क्वेश्चन आ चुका गुडविल में। शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेल ऑफ गुडविल, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म, इन्होंने बना रखा है पूरा, वैसे ही अच्छे से बना रखा है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव,
शेयर फर्म ओनली इफ एग्रीमेंट। इसके बाद इसमें यहाँ से यहाँ तक पूरा मार्क कर लेना, और ये भी यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना, ये पूरा मार्क कर लेना बस यहाँ तक। इसके बाद डेट ऑफ प्रोप्राइटर ओनर आफ्टर, उससे पहले का कुछ काम का नहीं है, ओनर आफ्टर का काम का है, इसमें ये मार्क कर लो, यहाँ से यहाँ तक ये पढ़ लेना एक बार ये वाला, बस ये काम का नहीं है। ये फालतू है बिल्कुल, और ये भी फालतू ही है, मेनली बस यही काम के हैं। ये गुडविल का था। क्लोज 3 में आते हैं। क्लोज 3 में भी ये पूरा क्लोज तो याद रखना ही है जितना हो सके, 70 to 80%। ये तो आपने याद कर भी लिए होंगे वैसे। Member cannot share his fees with non-member. He is also not permitted to receive or share the fees of others except for sharing with member. ये इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब आ जाओ क्लोज 4 में। क्लोज 4 में भी ये क्लोज है, जितना याद हो जाए बढ़िया है। अब इसमें रेगुलेशन 53 भी दे रखी है। ये पार्टनरशिप वाला ये है, ऊपर फीस शेयरिंग वाला था शायद वो। अब क्लोज टू फीस शेयरिंग का था, इनके साथ शेयर कर सकते हो। ये पार्टनरशिप वाला 4 है। इसमें भी सेम है, पार्टनरशिप वाले में भी वही बंदे कवर्ड है। क्लोज 4 में रेगुलेशन 53 में वही कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एक्चुअरी, तो सेम है ये आप मार्किंग कर लो। ये डिसीजंस नहीं करने, इनके लगभग सारे क्वेश्चन में कवर्ड है, तो डिसीजन जो दे रखे हैं ये सब फालतू आपके काम के नहीं है, इनको पढ़ के टाइम वेस्ट मत करना। क्लोज 5 ये याद रख लेना यहाँ से यहाँ तक। क्लोज 5 का क्वेश्चन भी नहीं आता, बस इतना ही काम का है इसमें, खाली क्लोज याद रख लोगे काम चल जाएगा। अब क्लोज 6 में आ जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लोज है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है इसका। यहाँ से यहाँ तक कि 2 पॉइंट तो याद रखनी है आपको। इसके बाद however member of institute in practice shall not respond to any tender issued by user of professional service in areas which are exclusively reserved for chartered accountants such as audit or attestation service. However, restriction shall not applicable where minimum fees prescribed or where areas are open to other professionals along with chartered accountant. ये इसमें इतना मार्क कर लो, और ऊपर का ये पूरा क्लोज मार्क कर लो। इसका भी अलग से क्वेश्चन बन जाता है नीचे वाले पॉइंट का। इसके अलावा इसमें मार्क कर लो एडवर्टाइजमेंट ऑफ कोचिंग टीचिंग एक्टिविटीज बाय ए मेंबर इन प्रैक्टिस, अमाउंट टू इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन एज वेल एज सोलिसिटेशन बाय एनी अदर मीन्स। ये बाद में डाला था इन्होंने पॉइंट, पहले नहीं था, ये कोचिंग वगैरह के ऊपर डाला था, कोचिंग वालों के ऊपर। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी स्पेशल लाइन देखो, एक तो यहाँ लाइन है इसकी जो इंस्टीट्यूट यूज़ करता है अपने आंसर्स में, ये देखो यहाँ पे, मेंबर शुड नॉट अडॉप्ट एनी इनडायरेक्ट मीन्स विथ ए व्यू टू गेन पब्लिसिटी एंड सोलिसिट क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क। सच ए रेस्टोरेंट मस्ट बी प्रैक्टिस सो दैट मेंबर में मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट एंड मे बी एबल टू कमांड देयर रेस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। ये लाइन इसमें यूज़ करता है इस वाले क्लोज में। आप देखना सारे क्वेश्चन लगभग क्लोज 6 में ये लाइन आपको हमेशा मिलेगी, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। इस लाइन के एक्स्ट्रा एक या 1.5 नंबर होता है, ये याद यहाँ से याद कर लेना। ऊपर तो क्लोज वाली लाइनें थी, ये यहाँ से। अब सम फॉर्म्स ऑफ सोलिसिटिंग वर्क क्या क्या आते हैं वो देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड नोट इन ए प्रेस, एक्सेप्शन है इसके भी, एडवर्टाइजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शन है। ए मेंबर में रिक्वेस्ट अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फॉर प्रोफेशनल वर्क, दूसरे सीए से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। ए मेंबर में एडवर्टाइज चेंजेस इन पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और चेंज इन एड्रेस टेलीफोन नंबर्स, इनके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। ए मेंबर ऑल्सो परमिटेड टू इशू एडवर्टाइजमेंट इन जनरल ऑफ और न्यूज लेटर ऑफ इंस्टीट्यूट का जो जनरल वगैरह आता है, न्यूज लेटर आता है, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। किसके लिए? फॉर शेयरिंग प्रोफेशनल वर्क और फॉर सीकिंग पार्टनरशिप और सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, इनके लिए कर सकते हो ओनली, इन चीज़ों के लिए। प्रोवाइडेड इट ओनली कंटेन्स अकाउंटेंट नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस एंड फैक्स नंबर बस। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट एंड अदर प्रोफेशनल वर्क where existence of such panel is within the knowledge of member, he is feel free to write request to place his name on the panel. However, not proper for chartered accountant to make roving inquiries.
for having his name included in such panel. It is permissible to quote fees on inquiries being received from such bodies which maintain such panel. इसका भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी मार्किंग कर लेना. अब आ जाओ आप नीचे. पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल और प्रेजेंटेशन. नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर to mention in a book or an article published by him or presentation made by him any professional attainment. इसके बाद however he may indicate in a book, article or presentation the designation chartered accountant as well as the name of the firm. ये बाद में इसमें ऐड हुआ था, पहले वो भी ये भी इंडिकेट नहीं कर सकता था, लेकिन अब इंडिकेट कर सकता है सीए वगैरह और कौन सी फर्म है उसकी. इसके बाद इश्यू ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन. इसमें देखो डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज नेम ऑफ द फर्म मे बी यूज्ड इन ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन फॉर मैरिज एंड रिलीजियस सेरेमनीज एंड इनविटेशन फॉर ओपनिंग ऑफिस provided that such greeting card or invitation etc are sent only to clients, relative and friends of the member concerned. ये इसमें मार्किंग कर लो, इसका भी क्वेश्चन दे रखा है. इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम और सिनेटरी सेलिब्रेशन नॉट परमिटेड टू एडवर्टाइज. हाउएवर सेलिब्रेशन, ये नया ऐड हुआ था इसमें. हाउएवर सेलिब्रेशन मे बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर और न्यूज़ लेटर. इसका क्वेश्चन आ सकता है, नया ऐड हुआ था. स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज, ये भी नया ऐड हुआ था. स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी नॉट परमिटेड टू स्पॉन्सर एन इवेंट. हाउएवर may sponsor event conducted by POU of ICAI prior approval of CPE. Member sponsoring activities relating to CSR may mention their individual name with the prefix CA. However, mention of firm name और CA logo is not permitted. ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है और इसका भी आ सकता है क्योंकि नए ऐड हुए हैं. तो ये इसे क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, पहली बार ही ऐड हुए हैं नए, तो इनके क्वेश्चन बन सकते हैं. बाकी चीज़ें तो सारी लगभग क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है. टोटल चीज़ें बस जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उनके क्वेश्चन बन सकते हैं. बाकी सब चीज़ें इंस्टीट्यूट ऑलरेडी पूछ चुका है इसमें, ये सब फालतू है. इसके बाद स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच यू एंटाइटल्ड टू मेक. इसमें लेटर शुड मेनली सेट आउट इन ए डिग्निफाइड मैनर. He has been acting independently through the term of office. His willingness to continue as an auditor. बस. इसके अलावा यहाँ पे member should not accept professional work emanating from a client introduced by him by another member. If any professional work of such clients comes to him directly, his duty to ask the client that he should come through other member. गिविंग पब्लिक इंटरव्यू दे सकता है मेंबर, शुड नॉट रिजल्ट इन पब्लिसिटी नहीं करनी है उसको. इसके अलावा प्रोवाइडेड फ्रॉम इंसर्टिंग एडवर्टाइजमेंट अंडर बॉक्स नंबर्स इन द न्यूज़पेपर. बॉक्स नंबर में भी वो नहीं दे सकता. इसके अलावा एजुकेशनल वीडियोस, इसका भी अभी आया था, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है. वीडियोस ऑफ एजुकेशन नेचर में भी आजकल काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे डालते रहते हैं प्रैक्टिस वाले मेंबर्स on internet by the members. No reference should be made of CA firm का रेफरेंस नहीं दे सकते, बाकी वो वीडियो डाल सकते हैं. नोट कंटेन एनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वेबसाइट एड्रेस, और उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट एड्रेस भी कंटेन नहीं होना चाहिए अगर कोई वीडियो डाले तो. अब ये ऐसी बातें हैं, स्पेशल बातें हैं, कोई फॉलो करता है नहीं करता आपको ही पता होगा कैसी चलती हैं. तो ये डाली थी इन्होंने एजुकेशन वीडियोस. इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में तो आपको आंसर यही देना पड़ेगा. बाकी देखो आजकल सब चलता है, आपको भी पता है, सब जानते हैं आजकल सब चीज़ें चलती हैं, कितनों को रोकोगे आप. अब अपन आते हैं नीचे. फालतू है बाकी सब चीज़ें इसमें. जो केस लो वगैरह आपको नहीं देखना, इसके जो फालतू केस लो कुछ भी नहीं देखना. जिनके भी क्वेश्चन थे सबके क्वेश्चन बन चुके हैं, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन कवर्ड है, तो यहाँ से केस लो वगैरह पढ़ के कोई फायदा नहीं है. इलस्ट्रेशन भी नहीं देखना आपको, क्योंकि इलस्ट्रेशन टोटल क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है. एक भी इलस्ट्रेशन यहाँ का छोटा हुआ नहीं है, टोटल क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है. ये आ गया क्लोज 7, पूरा याद रखना है क्लोज 7 यहाँ से यहाँ तक का.
और इसके बाद इसमें याद करना है आपको, ये पहले भी देख लिया अपन ने, वो स्टार्टिंग में देखा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स में इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी ऐसे ऐसे नहीं लिख सकता। इसके अलावा ए मेंबर मस्ट नॉट यूज डेजिनेशन सच एस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बस ये भी नहीं कर सकता वो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर है वो या म्यूनसिपल काउंसिलर वगैरह का मेंबर है तो वो भी डेजिनेशन वो यूज़ नहीं कर सकता। इसमें दे रखा है एक नया, ए मेंबर एम्पैनल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यू कैन मेंशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन विजिटिंग कार्ड एंड लेटर हेड। इसका क्वेश्चन आ सकता है, ये मेंशन कर सकता है, ये नया चीज़ ऐड हुई थी इसमें। अब इसके बाद डेट ऑफ सेटिंग अ प्रैक्टिस, डेट ऑफ सेटिंग अ प्रैक्टिस बाय मेंबर और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्म हेड्स एंड अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स शुड नॉट बी मेंशन, ये मेंशन नहीं करनी। प्रैक्टिस एज एडवोकेट, प्रैक्टिस तो कर ही सकता है एडवोकेट, अपने ऊपर देखा था, पार्टनरशिप वगैरह भी कर सकता है। मैं प्रैक्टिस एज एडवोकेट, देखो इधर मैं ऑल्सो प्रैक्टिस एज कंपनी सेक्रेटरी, और मैं प्रैक्टिस एज एडवोकेट्स, बट उनको डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज़ नहीं करना फिर अगर प्रैक्टिस करेंगे एज एन एडवोकेट, तो साथ में ये यूज़ नहीं कर सकते दोनों चीज़ें, बस ये बता रखा है। अब आ जाओ आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट, अपीयरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट, यहाँ भी दे रखा है इसके बारे में। मेंबर टेलीविजन फिल्म्स एंड इंटरनेट and to agree to broadcast on radio or give lectures at forum and may give their names and desire themselves a chartered accountant। ये मार्किंग कर लो, इसका एक क्वेश्चन बना हुआ है। अब आप काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है क्लोज 6 और 7 में कि कौन सा मेंशन करें, दोनों सेम सेम लगते हैं। देखो इसमें मेनली जो क्लोज 7 है इसमें डेजिग्नेशन का बात हो रही है, CS नाम वगैरह की, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनकम टैक्स कंसल्टेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये साथ साथ आप नहीं लिख सकते, इसकी बात हो रही है। इसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें हो तो क्लोज 7 मेंशन कर देना और बाकी सब में क्लोज 6 चलेगा। बाकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट का आया क्लोज 6 चलेगा, बस डेजिग्नेशन वाला कोई भी आए पॉइंट, डेजिग्नेशन वाला कोई भी पॉइंट आए उसमें क्लोज 7 भी लिखना पड़ेगा। क्लोज 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लोज 7 भी लिखना पड़ेगा डेजिग्नेशन वाले में। बाकी सब में क्लोज 6 आप लिख देना। तो क्लोज 6 7 में कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेजिग्नेशन वाले में हमेशा क्लोज 7, बाकी सब में क्लोज 6, बाकी कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो सब में क्लोज 6 लिख देना आप। तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कॉमन CA लोगो इसका लास्ट में दे रखा है, बाद में देखेंगे अपन कॉमन CA लोगो। अभी आते हैं अपन क्लोज 8 पे। क्लोज 8 पूरा याद रखना है यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ है, इसकी इम्पोर्टेंट लाइन, द एग्जिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक कर लो। द प्रोफेशनल रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑडिट वुड बी नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 140, नॉन पेमेंट ऑफ अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस other than in case of sick units, issuance of qualified report. In the first two cases, an auditor who accepts the audit would be guilty of professional misconduct. अब इसके बाद बता रखा है प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस इन अकाउंट साइंड बाई बोथ ऑडिटर एंड ऑडिटिव अलॉन्ग विद अदर एक्सपेंस shall be considered as undisputed audit fees. Sick unit means unit registered for not less than 5 years, accumulated loss, जिसके accumulated loss होते हैं equal to exceeding its entire net worth. इन दी लास्ट केस का दे रखा है, लास्ट केस का यहाँ से यहाँ तक सेट कर लो, हाउएवर ही में आ सकती हो इट, ये 2 लाइन आप मार्किंग कर लो। इसकी ये ऊपर वाली की लाइन है, 2 लाइन ये और ये 3 लाइन। एक लाइन और है इसमें कीवर्ड जो आपको मेंशन करनी होती है, इसका क्वेश्चन आ जाता है इस वाले क्लोज का, क्लोज 8 का। ऑब्जेक्ट से लेकर के यहाँ तक, ऑब्जेक्ट ऑफ द इनकमिंग ऑडिटर इन कम्युनिकेटिंग विद रिटायरिंग ऑडिटर वगैरह वाली ये लाइन भी आपको मार्क करनी है, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कर लो। इसके बाद मेरे पोस्टिंग लेटर अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन unless there is some evidence to say that letter in fact reached the person communicated with. तो कम्युनिकेशन कैसे करना पड़ेगा दे रखा है। इन दी ओपिनियन फॉलोइंग वुड बी नॉर्मल कोर्स, प्रोवाइड सच एविडेंस, कम्युनिकेशन बाय लेटर, सेंड टू रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट बाय हैंड अगेंस्ट रिटर्न एक्नॉलेजमेंट,
बाय ईमेल एड्रेस UDIN जनरेटेड। बस ये मार्किंग इसमें कर लो। Communication is mandatorily required for all types of audit report where previous auditor is a chartered accountant। सभी के लिए कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है प्रीवियस ऑडिटर से। अब आ जाओ आप नीचे, क्लोज 9 में आते हैं अपन। क्लोज 9 ये याद कर लेना, इसमें कोई भी स्पेशल लाइन नहीं है, ये कंपनी ऑडिट से रिगार्डिंग क्लोज है, कुछ भी स्पेशल लाइन नहीं है, पूरा आप छोड़ सकते हो इसमें। खाली क्लोज 9 का ओनली क्लोज 9 याद कर लिया, 2.5 लाइन का जो 2 लाइन का है उससे काम चल जाएगा, कुछ भी याद नहीं करना इसमें आपको। क्लोज 10 में आ जाओ। क्लोज 10 है पेज नंबर 18.67 पे, क्लोज 10 ये याद करना है, क्लोज 10। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, फीस शुड नॉट बी रिगार्डेड एज कंटिजेंट इफ इट इज फिक्स्ड बाय कोर्ट और अदर पब्लिक अथॉरिटी। क्लोज याद करने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन याद करनी है, अब ये रेस्ट्रिक्शन फीस के बारे में दे रखा है। इन केस ऑफ रिसीवर फीस में भी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ असेट, यहाँ अलाउड है, वहाँ बता रखा है। इन केस ऑफ ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ पेड ऑफ कैपिटल, ग्रोस और नेट इनकम और प्रॉफिट, यहाँ भी अलाउड है। इन केस ऑफ वैल्यूअर वैल्यू के बेस पे अलाउड है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस में भी परसेंटेज के बेसिस पे अलाउड है। फंड रेसिंग सर्विस में भी फंड रेस के बेस पे अलाउड है। डेट रिकवरी सर्विस में भी परसेंटेज ऑफ डेट रेस रिकॉर्ड के बेस पे अलाउड है। ऑप्टिमाइजेशन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में कितना बेनिफिट हुआ उसके बेस पे अलाउड है। बस इतना मार्क कर लेना, एक बार रीड कर लेना इसको कहाँ कहाँ अलाउड है बस। अब आ जाओ क्लोज 11, ये पूरा क्लोज 11 याद रखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इज नॉट टू एंगेज इन एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द काउंसिल। कोई अदर बिजनेस करेगा या अदर ऑक्यूपेशन करेगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट अलाउड है, प्रोवाइडेड हिज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए सैलरी कम फुल टाइम बेसिस। अब कुछ दे रखे हैं जिनके लिए स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें जिनके लिए परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है? एम्प्लॉयमेंट अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राइवेट ट्यूटरशिप, ऑथर्स ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल, ऑथरशिप ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स, होल्डिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी, अटेंडिंग क्लासेस, होल्डिंग ऑफ पब्लिक इलेक्टिव ऑफिसर्स, अटेंडिंग क्लासेस, ऑनरेरी ऑफिस लीडरशिप, एक्टिंग एज नोटरी पब्लिक, पार्ट टाइम ट्यूटरशिप, वैल्यूएशन ऑफ पेपर्स, एक्टिंग एज पेपर सेटर, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल्स, एक्टिंग एज रिकवरी कंसल्टेंट, ओइंग एग्रीकल्चर लैंड एंड कैरिंग आउट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये सब चीज़ें जनरली अलाउड है और इनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। वो देख लो कौन कौन सी हैं जिनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट की, अगर ये काम करते हो तो आप। फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन बिजनेस कंसर्न्स, फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इन नॉन बिजनेस कंसर्न्स, ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। इसके अलावा इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस कंसर्न्स, इंटरेस्ट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पार्ट टाइम और फुल टाइम लेक्चरशिप फॉर कोर्स अदर देन इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशंस, पार्ट टाइम और फुल टाइम ट्यूटरशिप अदर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द और कोचिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, एडिटरशिप ऑफ जनरल अदर देन प्रोफेशनल जर्नल्स और एनी अदर बिजनेस और ऑक्यूपेशन। इनके लिए आपको स्पेसिफिक परमिशन, बाकी जनरल परमिशन। अब इसके बाद डायरेक्टर सिंपलिसिटी मीन्स सिंपल डायरेक्टर, ऑर्डिनरी डायरेक्टर। ए मेंबर इन प्रैक्टिस इज परमिटेड जनरली टू डायरेक्टर सिंपलिसिटी से तो बन सकता है, लेकिन मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। सिंपल डायरेक्टर बनना चाहे तो बन सकता है वो बिना परमिशन के। इसके अलावा एक यहाँ लाइन है, ऑडिटर ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी डायरेक्टर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी एज इट विल अफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। इसके बाद इज नो बार फॉर मेंबर टू बी प्रमोटर सिग्नेटरी फॉर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। ये बन सकता है बिना परमिशन के। अब आ जाओ आप नीचे, ये सब फालतू है। क्लोज 12, ये यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लो। इसमें टर्म फाइनेंशियल इंटरेस्ट कवर एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर स्टैट्यूटरी इनेक्टमेंट।
इसके बाद यहाँ कवर कर लो आप, काउंसिल हैज क्लैरिफाइड दैट द पावर टू साइन रूटीन डॉक्यूमेंट्स मे बी डेलीगेटेड। रूटीन डॉक्यूमेंट्स को डेलीगेट किया जा सकता है, सच डेलीगेशन विल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस क्लोज। क्या क्या? इशू ऑफ ऑडिट क्वेरीज, आस्किंग इन्फॉर्मेशन और इशू ऑफ क्वेश्चनायर, ड्राफ्ट ऑब्जर्वेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनिशिएटिंग एंड स्टाम्पिंग ऑफ वाउचर्स, रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंस विद क्लाइंट्स, issue of memorandum of cash verification and other physical verification, issuing acknowledgements for record produced, raising of bills, attending to routine matters in practice, any other incidental matter और routine work। ये चीज़ें डेलीगेट की जा सकती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम आर्टिकल्स को डेलीगेट कर सकता है, बाकी काम उसको खुद ही करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेट वगैरह वाले काम वो खुद ही करेगा, ऐसा नहीं किसी आर्टिकल से साइन करवा देगा। इसके रिगार्डिंग था एक क्लोज नंबर 12। ये था आपका पार्ट 1, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट 1 था। पार्ट 2 में देख लेते हैं। सर्विस वालों के लिए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट अदर देन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। कब गिल्टी माना जाएगा? पहला क्लोज, इसमें याद ये भी एक्स्ट्रा लाइन है, हाउ दिस क्लोज डज नॉट रेस्ट्रिक्ट सच शेयरिंग और कमिटमेंट अमंग रिलेटिव्स, डिपेंडेंट्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा इफ पेमेंट इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर जॉब प्रोक्योरमेंट और रिलेशनशिप। ये मार्क कर लो। दूसरा क्लोज याद रख लिया। इसके बाद बस दूसरा इतना ही काम का है। अब आ जाओ पार्ट 3। पार्ट 3 में 3 क्लोज हैं शायद। पहला क्लोज, दूसरा क्लोज याद कर लोगे, पहला क्लोज, दूसरा क्लोज ये याद कर लेना। एक्स्ट्रा लाइन कुछ भी नहीं है इनमें, फालतू है। पार्ट 3 में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। क्लोज 3 याद कर लेना, बस खाली क्लोज याद करना है। पार्ट 4 में ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर प्रैक्टिस और नॉट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट। ये आ गया आपका अदर मिसकंडक्ट, जिसका काफ़ी लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं अदर मिसकंडक्ट के नाम पे। तो इसमें दोनों क्लोज याद करने हैं आपको कि डिसरेप्यूट वाला है एक तो, और एक गिल्टी बाई सिविल और क्रिमिनल कोर्ट। ये दोनों क्लोज याद रख लेना। इसका तो मैंने पूरा वीडियो भी बनाया था। अब आते हैं अपन आगे सेकंड शेड्यूल में आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल वाले मिसकंडक्ट छोटे माने जाते हैं, सेकंड शेड्यूल वाले थोड़े बड़े माने जाते हैं। बाकी इतना खतरनाक भी नहीं माने जाते। आप देखोगे उसमें जो एक्शन लिया जाता है उसमें 3 महीने की, एक में आपसे मेंबरशिप ले ली जाती है, एक में लाइफ टाइम भी ली जा सकती है। ऐसे 2 प्रोविजन बना रखे हैं। सेकंड शेड्यूल में लाइफ टाइम ली जा सकती है और कम टाइम के लिए ली जा सकती है। बाकी फर्स्ट शेड्यूल का अगर मिसकंडक्ट करते हो तो 3 महीने तक मैक्सिमम आपसे मेंबरशिप ली जा सकती है। इतना ही होता है इसमें, और कुछ नहीं है। अब आते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लोज 1। ये याद करना है आपको। ड्यूटी नॉट टू डिस्क्लोज कंटिन्यूस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट। इसमें एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन है एक्स्ट्रा, ये याद करनी है। अब कंसेंट कौन देगा? इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कंसेंट में बी गिवन बाय प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर देंगे, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे कंसेंट, तो ही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है। क्लोज 2 पूरा याद रखना। क्लोज 2 इसकी कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, खाली क्लोज याद करो, पूरा नंबर मिल जाएगा आपको। अब आते हैं क्लोज 3 पूरा याद रखना है। क्लोज 3 इसके बाद इसकी एक्स्ट्रा लाइन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन पार्टिसिपेट इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट, और इसको याद करना है यहाँ से यहाँ तक, फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट तक, यहाँ से यहाँ तक। चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन पार्टिसिपेट से लेकर के फॉर द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, ये इसकी एक्स्ट्रा लाइन है, ये आपको लिखनी पड़ेगी तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आधे मिल जाएंगे आपको। क्लोज 4 कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं दे रखी। क्लोज 4 में भी कुछ नहीं दे रखा एक्स्ट्रा लाइन। अब आ जाओ आप नीचे। क्लोज 5 इसकी भी कुछ एक्स्ट्रा लाइन नहीं दे रखी, खाली क्लोज याद रखना है, इसी से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है इसमें। क्लोज 6 इसकी भी कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, खाली क्लोज याद रखना है। उसका डिसीजन है, डिसीजन आपको करनी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, जो भी काम के हैं टोटल कवर्ड है। क्लोज 7 हाँ इसमें कवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा लाइन इससे लेकर के यहाँ तक। इसका क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है क्लोज 7 का। इट इज़ ए वाइटल क्लोज विच यूजली गेट अट्रैक्टेड। खाली क्लोज लिखने से नाम नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, ये एक्स्ट्रा लाइन भी लिखनी पड़ेगी। इट इज़ ए वाइटल क्लोज से लेकर के कोलेटरल माइनर नेग्लिजेंस, ये 2-3 लाइन एक्स्ट्रा ये आपको लिखनी पड़ेगी। एक लाइन और है इसमें एक्स्ट्रा लिखने की, ही इज ए वॉच डॉग बट नॉट ए ब्लड हाउंड।
ये एक एक्स्ट्रा है, ये लिखना है, बस इतना ही लिखना है आपको। क्लोज 7 का क्वेश्चन आ जाए तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब आ जाओ आप आगे। काफ़ी सारे डिसीजन दे रखे हैं, नहीं देखने आपको, बिल्कुल नहीं देखने, टाइम वेस्ट मत करना इन पे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन वाले थे सबके क्वेश्चन ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। क्लोज 8, इसमें यहाँ से यहाँ तक की एक एक्स्ट्रा लाइन है बस। इसके बाद आ जाओ आप क्लोज 8 के बाद क्लोज 9, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, बस खाली क्लोज याद रखना है आपको, कुछ एक्स्ट्रा लाइन नहीं है। क्लोज 10, इसमें एक्स्ट्रा लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको और लगाना है, इन द कोर्स से लेकर के इंटेंडेड बाई क्लाइंट। और इसके अलावा ये चारों पॉइंट भी आपको देखने हैं, इसमें ये चारों पॉइंट भी पढ़ने हैं आपको। चारों पॉइंट भी एक बार रीड कर लेना, ऐसे रटने नहीं है। एक्स्ट्रा लाइन तो याद करनी है आपको, जो एक्स्ट्रा लाइन होती है वो आपको याद करनी है, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं ये रीड कर लेना। एक्स्ट्रा लाइन तो आपको याद करके लिखनी है, अगर क्लोज 10 का क्वेश्चन आ जाए तो वो लिखनी पड़ेगी आपको। लगभग काफ़ी सारे क्लोज जो थे शेड्यूल 1 के, उसमें तो सब में एक्स्ट्रा लाइन थी। हाँ, शेड्यूल 2 वालों में ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइन नहीं है, खाली क्लोज भी याद करोगे, हाँ 2-3 में है वो याद कर लेना, बाकी में खाली क्लोज याद करोगे काम हो जाएगा आपका। अब आते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट जनरली। कुछ इंस्टीट्यूट के स्पेशल मिसकंडक्ट दे रखे हैं। पहला क्लोज 1 पार्ट 2 का क्लोज 1 शेड्यूल 2 का, कंट्राविंग्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन मेड देयर अंडर और एनी गाइडलाइंस इशूड बाय द काउंसिल। ये बना रखा है, ये नाम का क्लोज है, आपको भी पता है। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, आपको याद रखनी पड़ेंगी। रेगुलेशन 47, रेगुलेशन 48, स्टाइफंड टू आर्टिकल असिस्टेंट, प्रीमियम फ्रॉम आर्टिकल असिस्टेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें। कितने घंटे काम करवाना है कितने नहीं, आपको सबको पता है कि क्या चलता है उसमें बोलते हैं 8 घंटे 7 घंटे का, और फिर करवाते हैं 12-12 14-14 घंटे, आपको भी पता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो वैसे तो ये मिसकंडक्ट आपको भी पता है कितने लोग करते होंगे, लगभग 80-90%, लेकिन कुछ नहीं होता उसका। तो यही चलेगा इंडिया में, ऐसा ही चलता है इंडिया में। तो इसमें काफ़ी सारी रेगुलेशन कवर्ड है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको, इसके क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके, और लिखना भी पड़ेगा। ये मिसकंडक्ट माना जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं माना जाता, लेकिन थियोरेटिकल लाइफ में माना जाएगा। अगर आप आर्टिकल से ज़्यादा काम करवाओगे या स्टाइफंड नहीं दोगे, मतलब कैश बैंक से दिया कैश ले लिया, ऐसे भी करते होंगे, तो ऐसे उल्टे सुलटे काम करोगे तो सब मिसकंडक्ट में आएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं माने जाती ये चीज़ें, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीज़ें हवा में चलती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में तो आपको मिसकंडक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसमें ये 2-3 रेगुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, ये 2-3 रेगुलेशन का नाम याद रख लेना, इसमें कवर्ड है। और भी काफ़ी सारी रेगुलेशन इसमें, आवर्स वगैरह की, ट्रेनिंग आवर्स वगैरह की, क्या काम करवाना है, अदर वर्क नहीं करवाना, सब चीज़ें इसमें कवर्ड है। क्लोज 2 याद कर लेना, क्लोज 3 याद कर लेना, खाली क्लोज याद करने, इनमें आपको अंदर की कोई डिटेल याद नहीं करनी। हाँ, क्लोज 1 में बस ये 2-3 रेगुलेशन याद रख लेना, क्योंकि इन रेगुलेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीए ने उसको आर्टिकल को पैसे नहीं दिए, या 2000 रुपये से कम दिए जो मिनिमम है, या उतने भी नहीं दिए, या वो भी ले लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको, लोग कैसे कि कुछ केस गए हुए हैं, कुछ केस गए हुए हैं। अब ये केस पता नहीं कैसे चले गए, या तो स्टूडेंट काफ़ी बहादुर था जिसने केस कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट की वैसे सुनी नहीं जाती, आपको भी पता है। क्लोज 4 बस खाली क्लोज नंबर का क्लोज की डिटेल याद करनी है, बाकी कुछ याद नहीं करना। एक ये क्लोज है, इसका बस इतना सा याद रख लेना, ये खत्म आपका क्लोज। अब काउंसिल गाइडलाइंस देख लेते हैं। काउंसिल गाइडलाइंस, इसका क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, ऐसा नहीं है हमेशा आता है, कभी कभार काउंसिल गाइडलाइंस का कोई क्वेश्चन आ जाता है। अब काउंसिल गाइडलाइंस कौन सी हैं? 2008 की हैं। अब सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। इनमें आपको याद नहीं करने चैप्टर वगैरह नाम, खाली आपको क्लोज वगैरह के नाम याद रखने हैं, जो क्लोज हैं शेड्यूल हैं उनके नाम याद रखने हैं, जो 34 क्लोज हैं वो आपको याद रखने हैं। बाकी आपको काउंसिल गाइडलाइंस में कोई चैप्टर वगैरह ये याद नहीं रखना, खाली आपको कंटेंट याद रखना है। इसको याद रख लेना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फालतू है ये गाइडलाइन, बहुत पुरानी गाइडलाइंस है, तो कुछ काम की भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना। सब मेंटेन करते हैं, देखो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करेगा तो कैश बुक तो मेंटेन करेगा, लेजर भी मेंटेन करेगा, ये तो सब आपको अकाउंट्स टैक्स में सब में बता रखा है, तो ये फालतू दे रखी हैं। अब अपन आगे आते हैं 44 AB, ये थोड़ी काम की गाइडलाइन है। इसको पूरा पढ़ लेना यहाँ से यहाँ तक। एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है कैसे निकलेगी,
सिंपल है बिल्कुल, पढ़ लोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी ये। तो ये एक बार आप देख लेना बस। इसका क्वेश्चन भी दे रखा है, वो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है। अगली गाइडलाइन कुछ काम की नहीं है, अनडिस्प्यूटेड वाली। इसके बाद स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट। इसमें देखो ये कुछ नया है एक्सप्लेनेशन कि 30 ऑडिट असाइनमेंट पार्टनरशिप फर्म प्रोप्राइटरशिप वगैरह पर पर्सन दे रखा है लिमिट। या देखो यहाँ पे 30 ऑडिट पर पार्टनर इन फर्म, वैसे 20 है लिमिट उस वाले में कंपनी ऑडिट में, वहाँ कंपनी ऑडिट वाली लिमिट ही चलेगी, वो कंपनी ऑडिट वाली जो लिमिट है वही चलेगी। यहाँ 30 है तो वो आपको अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कंपनी ऑडिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, वही लिखना पड़ेगा आपको। इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, फिर भी आपको लगे कि हाँ एथिक्स का क्वेश्चन है तो ये आप मेंशन कर सकते हो। बाकी जो कंपनी ऑडिट में लिमिट दे रखी है ना 20 पर्सन वाली लिमिट स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए दे रखी है ना बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो 20 वाली ही चलेगी, ये नहीं चलेगी। एथिक्स आपका कंपनी एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा, ये एक तरीके से पर्सनल एक्ट है। एथिक्स जो है पर्सनल है, कंपनीज एक्ट पूरा पब्लिक है, तो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा ये। तो कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन हो कंपनीज एक्ट को फॉलो करना आप। एक ही अपॉइंटमेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। ये टर्म अदर वर्क भी देखना पड़ेगा, बस इतना पढ़ लेना पढ़ना चाहो तो। एक ये है अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर वेयर ही इज इंडेप्टेड टू ए कंसर्न, इसकी लिमिट भी देख लेना देखना चाहो तो। एक क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन कवर कर रखा है इसका। ये था कुछ देखने का। अब आते हैं अपन कुछ नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं गाइडलाइंस में। एक यूडीआईएन गाइडलाइंस ऐड हुई है। यूडीआईएन गाइडलाइंस में ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट इन प्रैक्टिस शैल जनरेट यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। इतना याद रखना है आपको, फॉर ऑल सर्टिफिकेट, फॉर ऑल जीएसटी एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर ऑल अदर ऑडिट क्वेश्चंस एंड अटेस्टेशन फंक्शन। यूडीआईएन जनरेट करना पड़ेगा इन सभी के लिए। इसका कोई एमसीक्यू पूछ सकते हैं। अब आ गई नेटवर्किंग गाइडलाइंस। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आई हैं 4-5 पेज की आई हैं, तो क्या पता कभी थियरी वगैरह का क्वेश्चन आ जाए। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल थियरी लिख रखी है, बिल्कुल फालतू चीज़ें बता रखी है, नेटवर्किंग क्या होती है क्या नहीं होती, तो एकदम फालतू बकवास कर रखी है। उसके बाद यहाँ से काम का है फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं? म्यूचुअल एंटिटी के थ्रू बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म के जैसे बन सकती है, एलएलपी के जैसे बन सकती है, कंपनी में बन सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप प्रैक्टिशनर बन सकता है। ए फर्म इज अलाउड टू ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क, फर्म हैविंग कॉमन पार्टनर शैल ज्वाइन ओनली वन नेटवर्क। ओनली एक नेटवर्क ज्वाइन किया जा सकता है। एक फर्म दूसरे फर्म से नेटवर्क बना सकती है, लेकिन एक बार ही नेटवर्क बना सकती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग से बना के अलग अलग नेटवर्क में जुड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये बता रखा है, ये फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क देख लेना। बाकी ये 2 पेज बिल्कुल मत पढ़ना, खाली आपको नेटवर्क के बारे में बता रखा है, नेटवर्क क्या होता है, और उसमें भी फालतू थियरी बन रखी है, और ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ना आज आएगा ना 10 साल बाद आएगा। जो काम का है फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क है। इसके बाद अप्रूवल ऑफ नेम कैसे होता है वो देख लो। नेटवर्क में हैव डिस्टिंक्ट नेम विच शुड बी अप्रूव्ड बाय द इंस्टीट्यूट। To distinguish a network from a firm, the words and affiliates shall be used after the name of network. And affiliates यूज होता है वर्ड। इसके अलावा इंस्टीट्यूट shall reject any undesirable name. Institute shall approve or reject the name and intimate the same to the network. Mere approval of name of the network shall not entitle the network to carry on practice in its own name. ये कुछ नेम अप्रूवल का बता रखा है, ये एक बार देख लेना, मैं मार्किंग करवा दी मैंने। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क इन इंडिया फालतू है बिल्कुल। इसके अलावा एथिकल कंप्लाइंस क्या करने पड़ेंगे, ये आपको देखना हो तो देख लेना कि नेटवर्क वालों में क्या है कंप्लाइंस अप्लाई होंगे। 5 पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट रीड करना हो तो एक बार रीड कर लेना, ओनली रीड कर लेना इसको, रीड करना चाहो तो। बाकी मार्किंग वाले तो याद करना ही है, ये रीड कर लेना एक बार, एथिकल कंप्लाइंस। इसके अलावा फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल बाइलॉस ऑफ नेटवर्क, कभी थियरी आए तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनल बाइलॉस ऑफ नेटवर्क, बाइलॉस में क्या क्या कवर्ड होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजमेंट कमिटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क, मेंबरशिप फीस कंट्रीब्यूशन, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, इशू ऑफ न्यूज लेटर्स, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर और अपॉइंटमेंट ऑफ टेक्निकल डायरेक्टर। बस ये कुछ पॉइंट याद रखना चाहो तो रख लेना, कभी थियरी का क्वेश्चन आ सकता है इसका आना चाहे तो। बाकी प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है इसमें। नेटवर्किंग फर्म में देखो नाम का एग्जाम्पल भी दे रखा है, कैसे होती है नेटवर्किंग फर्म बनती हैं, तो क्या लगाएंगे वो आपस में एफिलिएट्स लगाएंगे। अब लोगो गाइडलाइंस, लोगो गाइडलाइंस और देख लो। लोगो कंसिस्ट ऑफ लेटर सी ए विद ए टिक मार्क इनसाइड ए राउंडेड रेक्टेंगल। देखो दिखा रखा है ना लोगो, ये लोगो दिखा रखा, उसके बारे में बता रखा है।
मेंबर्स आर एनकरेज टू यूज द न्यू लोगो एज पब्लिश हेयर इट इज, डू नॉट चेंज द डिजाइन एंड कलर्स। इसमें बताया कि सेम टू सेम ऐसा लोगो मेंबर्स को यूज़ करना चाहिए, इनका कलर वगैरह चेंज नहीं करना चाहिए, ये बता रखा है। एनकरेज किया जा रहा है मेंबर्स को। इंक्लूडिंग द वाइट बैकग्राउंड रिफ्रेइंग फ्रॉम रोटेटिंग और टाइटलिंग द लोगो। तो कुछ लोगो दे रखे हैं जो मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, खाली ये होगा। ये लोगो ऑफिशियल लोगो है। अब ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं एग्जाम में कि 2-4 लोगो देगा, आपको बताना है कौन सा ठीक लोगो है, फिर भी देख लेना सही से। ऐसा लोगो है सी ए का, ये एक ऑफिशियल लोगो दिया है, इसको यूज़ करना है। एक नई लोगो की गाइडलाइन आई है बस, बाकी कलर वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। बस लोगो गाइडलाइन में बताई दिया, इतना ही था लोगो गाइडलाइन में जो नया आया है। नेटवर्किंग गाइडलाइन मैंने मार्क करवाई दिया आपको। अब आ जाओ वेबसाइट ऑफ सी ए फर्म। वेबसाइट के लिए इन्होंने अलग से बना दिया है यहाँ पे। पहले वेबसाइट वाला क्लोज 6 के साथ ही दे रखा था, अब इन्होंने अलग से यहाँ लिख दिया वेबसाइट का। देख लेते हैं इसको भी। फ्री टू क्रिएट देयर ओन वेबसाइट, ये क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट चार्टर्ड अकाउंटेंट और फर्म। एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ वेबसाइट इज नॉट बीन प्रेस्क्राइब और नॉट एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट प्रेस्क्राइब नहीं है। रन ऑन पुल मॉडल नॉट ऑन पुश मॉडल, ये मार्किंग कर लेना। इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली ऑन बेसिक और स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। नोन ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द वेबसाइट be circulated on their own or through email or by any other mode or technique except on specific pull request। तो कुछ फालतू बातें दे रखी हैं वेबसाइट के रिगार्डिंग। ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी कम फॉलो होती हैं, लेकिन अब दे रखी हैं तो पढ़ना तो पड़ता ही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट permitted to mention their website address on their professional stationery and email. Following information may be allowed to be displayed on the firm member website. Member trade name, year of establishment, member firm address, ये चीज़ें आप वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हो। नेचर ऑफ सर्विस रेंडर्ड, पार्टनर्स की डिटेल, एरियाज ऑफ एक्सपीरियंस टू बी डिस्प्लेड ओनली ऑन स्पेसिफिक पुल रिक्वेस्ट। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज। पुल रिक्वेस्ट मतलब जब कोई पर्सन उस पर क्लिक करके जाके देखे, ऐसा नहीं कि अपने आप ही आ जाए। आपने वेबसाइट पर क्लिक किया, अपने आप ही चल के आ रहा है, देखो हमारे ये पार्टनर्स है, इसकी इतनी एक्सपीरियंस है, इसने 50 साल ऑडिट करी है, इसने 40 साल ऑडिट करी है। वो होता है पुश। पुल मतलब जानबूझ के अपन जा के चेक करें, अंदर जा के चेक करते हैं, वो होता है पुल रिक्वेस्ट। तो आप इतनी चीज़ें डाल सकते हो, जॉब वैकेंसी डाल सकते हो, नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, ये भी पुल रिक्वेस्ट पे डालना है। नेचर ऑफ असाइनमेंट हैंडल, ये भी पुल रिक्वेस्ट पे डालना है। नेम ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज कैन नॉट बी गिवन, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। नेम ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज कैन नॉट बी गिवन। बस इसके बाद नोट दे रखा है इसके रिगार्डिंग, ये एक बार नोट पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा क्या नोट है। डिटेल्स ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इज परमिटेड। मेंबर्स में इंक्लूड आर्टिकल्स, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑन दी वेबसाइट। एजुकेशनल वीडियोस आप एजुकेशनल वीडियोस डाल सकते हैं। कैन प्रोवाइड, इसके बाद कैन प्रोवाइड ऑनलाइन एडवाइस टू क्लाइंट, कैन प्रोवाइड ऑनलाइन एडवाइस टू द क्लाइंट। ये कैन प्रोवाइड लिंक ऑफ पेज ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट का पेज भी दे सकते हैं, ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हैं। वेदर फीस ऑफ चार्ज और ऑन पेमेंट। डिटेल्स ऑफ वेबसाइट डज नॉट अमाउंट टू सोलिसिटिंग क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क। नो एडवर्टाइजमेंट इज परमिटेड ऑन वेबसाइट। वेबसाइट शुड बी फिटिंग द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और पॉइंट नंबर 6 मार्क कर लेना, पॉइंट नंबर 16 पूरा मार्क कर लेना। बस ये कुछ पॉइंट मार्क करने हैं, पोज करके मार्क कर लेना एक बार आप। वेबसाइट वाले इसके क्वेश्चन भी आ जाते हैं काफ़ी बार। ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, इसको पढ़ना चाहो तो एक बार। अब पब्लिकेशन ऑफ नेम और फर्म नेम बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द टेलीफोन और अदर डायरेक्टरीज, टेलीफोन डायरेक्टरीज वगैरह में। चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फर्म may have entries made in telephone directory, either making a special request or means by additional payment, subject to following restrictions. Not appear in any other section category except the chartered accountant. Belong to same town city as a directory being published. Alphabetical. Note, publicity or advertisement can also include their names in trade social directories. एक ये लिख लेना, it is not permissible for member to list themselves with online application based service providers.
एग्रीगेटर्स। ए स्पेशल एग्जाम्शन दे रखी है रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ नेम इन द प्रेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस with the designation chartered accountant appearing in the type not bolder than substance of the advertisement for recruiting staff, sale of business or property as a trustee, liquidator or receiver. Members should avoid the expression a well known firm. ये भी मार्क कर लेना लास्ट, ये और मार्क कर लो। कंप्लीट है चैप्टर। अब टोटल 161 पेज में ये चैप्टर दे रखा था, कंप्लीट हो चुका है। अब इतना ही मार्किंग करना है आपको। ये लास्ट एग्जाम्पशंस मार्किंग कर लेना। ये थे आपके सेंट्रल जो काउंसिल की गाइडलाइंस थी, वो मैंने मार्क करवा दी इसमें। अब एनेक्जर लगे हुए हैं इसमें, बिल्कुल फालतू एनेक्जर है, ना तो आज तक क्वेश्चन आया ना कभी आएगा, तो इन एनेक्जर को आपको नहीं देखना, बिल्कुल फालतू एनेक्जर है। एनेक्जर में बस वही सेक्शन वगैरह लिख रखे हैं, रेगुलेशन वगैरह के कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह, ये बता रखा है। एनेक्जर 2 में डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट क्या करेगा, अगर कोई मिसकंडक्ट पाया जाता है तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने बता दिया। पढ़ने में अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो यहाँ से मत पढ़ना, यहाँ 4-5 पेज में बता रखा है इन्होंने, ऊपर इसकी टेबल भी बना रखी है। ये बताने के बाद ये सब फालतू बता रखा है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसकी देखो टेबल स्टार्टिंग में बना रखी है। अगर आपको किसी को पढ़ने की इच्छा है कि अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हो CA बनने के बाद, CA बनने से पहले नहीं, CA बनने के बाद अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हो तो क्या होगा, वो अगर आपको देखना है तो वो कवर्ड है आपका पेज नंबर 18.31 पे। जो लास्ट में 8-10 पेज दे रखे हैं ना, वो यहाँ समझा रखा है टेबल बना के। किसी को समझना हो तो समझ सकता है यहाँ पे, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी किसी को समझना हो कि गिल्टी पाए जाओगे तो क्या होगा, तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा। क्या होगा, आपको फटकार लग सकती है। दूसरा, आपका नाम हटाया जा सकता है रजिस्टर से 3 महीने के लिए, अगर आप फर्स्ट शेड्यूल में हो तो, और सेकंड शेड्यूल में हो तो परमानेंटली या कुछ ड्यूरेशन के लिए हटाया जा सकता है, और 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है अगर फर्स्ट शेड्यूल में कवर्ड हो। सेकंड में शेड्यूल में कवर्ड हो, सेकंड शेड्यूल वाले थोड़े खतरनाक माने जाते हैं, तो 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। ये काम आपके साथ हो सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं होने वाला, तो आपको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये CA बनने के बाद की है, CA बनने से पहले की नहीं है। तो इस फ्लो चार्ट को पढ़ना हो तो लास्ट में पढ़ लेना, किसी को पढ़ना हो, बाकी कुछ काम का ये नहीं है। इसमें भी केस वगैरह होते हैं, अपील वगैरह होती हैं बाद में, तो ये सब चीज़ें इसमें दे रखी। ये था पूरा चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, और 20 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स में। इसका नया प्रिंट ले लेना, अगर आपके पास पुराना कोई स्टडी मेट है तो वो मत यूज़ करना, जो दिसंबर 20 में आया था स्टडी मेट, दिसंबर 20 में सबसे लेटेस्ट स्टडी मेट आया था, वो यूज़ करना। ओल्ड कोर्स वाले भी ये वाला यूज़ करना, पुराना वाला यूज़ मत करना, क्योंकि ओल्ड कोर्स के लिए स्टडी मेट अलग से नहीं करता इंस्टीट्यूट, उनको न्यू कोर्स वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो न्यू कोर्स वाला चैप्टर 18 वो प्रिंट ले लेना, ओल्ड कोर्स वाले भी, उनका 22 नाम है, बस इतना ही फ़र्क है, बाकी सेम चैप्टर है। तो 20 मार्क्स का वेटेज रहता है। मैंने बताया आपको 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको क्लोज वाले मिलेंगे, शेड्यूल वाले मिलेंगे, और एक क्वेश्चन हो सकता है या तो काउंसिल गाइडलाइन का मिल जाए, या स्टार्टिंग में जो थियरी दे रखी है ना 4-5 पेज में, 5-7 पेज में, उनका कोई थियरी का क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो 20 नंबर में इंक्लूडिंग MCQ मैंने बताया, इसका जो वेटेज रहता है लगभग 20 नंबर का रहता है, और ये आप अच्छे से इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, मैंने जो एडिशनल लाइन लिखवाई है, ये जरूर लिख देना, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप बोलोगे 4 में से 2 ही मिले, 4 में से 1 ही मिले, इंस्टीट्यूट पूरे मार्क्स नहीं देता, 5 में से 1 ही दिया, तो उसमें इंस्टीट्यूट की गलती नहीं है। इंस्टीट्यूट जो लाइन यूज़ करता है वो आपको भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो ही यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, और कोई तरीका नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आप ये चैप्टर कवर कर सकते हो। ये था मेन चैप्टर, मैंने ऑलरेडी आपको 8-9 चैप्टर हाईलाइट करवा दिए हैं, और ये 10वां चैप्टर था शायद। तो मोस्टली मैंने लगभग सारे चैप्टर आपको हाईलाइट करवा दिए हैं। कुछ चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे एक था इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस, एक बचा हुआ है CFS, एक NBFC का बचा हुआ है, एक टैक्स ऑडिट बचा हुआ है। इन चारों चैप्टर के लिए आप खाली मेरा क्वेश्चन बैंक कर लो, 100% कवरेज है इन चारों चैप्टर के क्वेश्चन बैंक में। अगर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं करना तो मेरे नोट्स फ्री डाल रखे हैं मैंने, वो नोट्स कर लो। इन्वेस्टिगेशन ड्यू डिलिजेंस पूरा का पूरा उसमें कवर्ड है नोट्स में, NBFC कवर्ड है, CFS भी नोट्स में कवर्ड है, और टैक्स ऑडिट के लिए भी मैंने जो फिस्कल लॉ वाले हैं, टैक्स ऑडिट वाले हैं, उसके नोट्स डाल रखे हैं, GST ऑडिट के नहीं डाल रखे, तो खाली वो कर लो, उससे पूरा कवर हो जाएगा, हाईलाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उन 4 चैप्टर के लिए आप क्वेश्चन बैंक कर सकते हो या मेरे नोट्स कर सकते हो,
उनसे आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। बाकी चैप्टर मैंने मार्क करवा दिए, ये मार्किंग वाली वीडियो देख लेना, आपको कुछ नहीं देखने की रिक्वायरमेंट। अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर रखा है तो क्वेश्चन बैंक में भी सब चीज़ें कवर्ड है। हाँ, क्वेश्चन बैंक में मैंने आपको बताया था 90 to 95% कवरेज है, 90 to 95% कवरेज है। 4-5% कवरेज उन चीज़ों का नहीं है जो आज तक नहीं आई, आज तक ना तो आरटीपी में आई, ना एमटीपी में आई, ना पास्ट पेपर में आई, तो कहीं नहीं आई। ऐसी 4-5% चीज़ें, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 4-5% चीज़ें भी कवर करनी है। तो ये मार्किंग के सारी वीडियो देख लेना और अपनी स्टडी मैट में मार्क कर लेना। ये आप मई 21 के लिए भी मार्क कर सकते हो, मतलब जुलाई 21 के लिए, और आप नवंबर 21 एग्जाम के लिए भी कर सकते हो, और आगे वाले एग्जाम के लिए भी मार्किंग कर सकते हो। इस तरह से मार्किंग करके पढ़ोगे, आपका कोर्स भी आराम से कवरअप हो जाएगा और आराम से चीज़ें कवर कर लोगे। तो 161 पेज का चैप्टर था, अब जो मैंने मार्किंग करवाई है इसको आप ठीक से कवरअप कर लोगे तो काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्किंग काफ़ी ज़्यादा हुई, इतने ज़्यादा नहीं है। आराम से आप एक बार पढ़ोगे, आपको पता चलेगा, काफ़ी जल्दी आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हो और एक्स्ट्रा लाइन भी आप याद कर सकते हो जो जो शेड्यूल में दे रखी है। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए, कोशिश करूंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी बना दूं अगले एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, काफ़ी लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है कोरोना के चक्कर में। तो कोशिश रहेगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी डाल दूँ, डीटी, कोस्टिंग, FRSF रिगार्डिंग, तो वो भी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द डालने की। बाकी कीवर्ड्स वाली वीडियो लगभग मैंने कवर कर लिए हैं, 3-4 चैप्टर कवर नहीं किए जो मैंने आपको बताए, वो आप नोट्स से कवर कर लेना या क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि उसमें 100% कवरेज है उनकी, एक भी चीज़ छूटी हुई नहीं है, तो वहाँ से वो कवर हो जाएंगे। और IDT का क्वेश्चन बैंक भी लगभग रेडी हो गया है, वो भी मैं जल्द की जल्द शेयर कर दूंगा, जैसे आएगा, जैसे रेडी हो जाएगा फुल मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। बाकी लगभग रेडी हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन थे उसमें IDT के, जो RTP के थे, MTP के थे, पास्ट पेपर के थे, तो उनमें अमेंडमेंट करने थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए टाइम लग गया। और IDT मेरी सब्जेक्ट में नहीं थी, तो अमेंडमेंट करने में और ज़्यादा टाइम लगता है फिर, क्योंकि पढ़ना पड़ता है पहले, और ITC वगैरह में तो इतने अमेंडमेंट थे, तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, इस कारण थोड़ा लेट हो गया। बाकी अब लगभग रेडी हो चुका है, मतलब क्वेश्चन वगैरह भी अपडेट हो चुके हैं और फॉर्मेटिंग वगैरह भी है, बस एक लास्ट चेकिंग बाकी है उसकी, और उसके बाद मैं उसके बारे में अपडेट दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।